Assalamualaikum everyone. This is second topic of cell physiology, and today we will start with chemical composition of the body. So आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करेंगे. सो केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, केमिस्ट्री क्या है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, उसके हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं केमिकल्स के, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हम बेसिक जो प्रिंसिपल है केमिस्ट्री उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो क्यों ज़रूरी है? अगर हमें केमिस्ट्री का पता होगा कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री क्या है, तो हम ह्यूमन बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है उसको स्टडी कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम जाएंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरफ. तो मैटर, अगर हम मैटर की बात करते हैं, कोई भी चीज़ जो कि एक मैस सकती है और उसको वो की स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको कहते हैं मैटर. और एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर्स, जो मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम एलिमेंट कहते हैं. वो सब्सटेंस जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सो सिंपलेस्ट फॉर्म जिससे मिलके ये दो एलिमेंट से मिलके एक सब्सटेंस बनता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 26 टोटल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 11 एलिमेंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मेजर एलिमेंट है, और 15 ट्रेस एलिमेंट हैं जो कि 2% ऑफ ह्यूमन वेट को ऑक्यूपाई करते हैं. बेसिकली जो हम अगर ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, पूरे एक ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 11 जो एलिमेंट हैं वो, जिसमें हमें कार्बन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 11 टोटल एलिमेंट्स हैं. वो 11 जो है वो मिल के 96% ऑफ द ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, उस टोटल से बने हुए हैं. बाकी अगर हम बात करें ट्रेस एलिमेंट की, तो वो एलिमेंट जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद तो होते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं. ऑलमोस्ट 2% जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये ट्रेस एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. सो मैटर एलिमेंट के बाद आता है सब्सटेंस के बाद कंपाउंड आता है. सो दो से दो एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. अगर दो एलिमेंट लेते हैं और या उससे ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं, तो उससे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसको कहेंगे. जो भी एलिमेंट हमारे पास एक जो दोनों मिलके एक सब्सटेंस बनाएगा उसको कहेंगे कंपाउंड. जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है और कार्बन है, अगर दोनों हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, अगर दोनों को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. तो ये कंपाउंड डिफरेंट हमें मौजूद आते हैं. अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. इस तरह से हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है. उसी तरह से नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बनाती है. कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बोनेट वगैरह बनाते हैं. सो डिफरेंट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सारे हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि मिलके कंपाउंड बनाते हैं. दो एलिमेंट भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा एलिमेंट भी मिलके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले हमें स्टडी करना है एटम क्या होता है. एटम जो है बेसिकली, अगर एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट एटम के अंदर. जैसे आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा मैट्रिक पे, एफएससी लेवल पे आपने स्टडी किया होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. सो प्रोटॉन जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं एटम के. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है, इसके अंदर देख सकते हो कि हमारे पास सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे. और इसमें न्यूट्रॉन्स के साथ जो है इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हो कि जो हमारे पास डॉट में आप देख सकते हो उसके इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मौजूद हैं. सो इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं. इसी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स जो है एक एटम के अंदर मौजूद हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं उसको कहेंगे हम एटॉमिक नंबर. सो
कोई भी हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके हमें प्रोटॉन नंबर का या एटॉमिक नंबर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हमें एटॉमिक नंबर का पता होगा तो हम उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एटॉमिक सेकंड हमारे पास आता है मैस नंबर या एटॉमिक वेट। सो फर्स्ट वन हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर हम मैस नंबर की तरफ जाते हैं या एटॉमिक वेट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं और उसके साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमें पता है तो हम दोनों को मिला के उसका एटॉमिक वेट भी मेजर कर सकते हैं। सो ये मैस ऑफ सिंगल एटम। अगर अगर हम इसको बात करें एटॉमिक वेट की क्या होता है तो एटॉमिक वेट बेसिकली क्या होता है? मैस होता है। कोई भी एटम जो है उसका मैस जो है हम उसके एटॉमिक वेट से मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अंदर जो एटॉमिक नंबर है इसका मतलब है 6 प्रोटॉन मौजूद है कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर हम एटॉमिक मैस की तरफ जाते हैं या मैस नंबर की तरफ जाते हैं तो मैस नंबर जो है कार्बन का वो 12 होता है, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। दोनों मिला के 12 बन जाते हैं और 12 जो है हमारे पास मैस नंबर इसका कार्बन का रहता है। आगे हम जाते हैं एनर्जी लेवल्स की तरफ। आपने चीज़ें ऑलरेडी मैट्रिक में काफ़ी ज़्यादा डिटेलें पढ़ी होंगी, मैट्रिक में और एफएससी में, कि एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल्स बेसिकली वो हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट जो है एक प्रोटॉन जितने भी हम अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं। अगर इसकी बात करें तो वो प्रोटॉन के बराबर होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के अंदर उतने ही ऑलमोस्ट प्रोटॉन्स होते हैं एक स्टेबल एटम के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लाउड की फॉर्म में, अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, तो क्लाउड की फॉर्म में जो है जैसे क्लाउड होता है उसके इर्द गिर्द प्रोटॉन के इर्द गिर्द क्लाउड की फॉर्म में ये रेट करते हैं। और ये इनके अपने अपने शेल्स होते हैं। तो शेल्स में एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी लेवल्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भी आप लोगों ने पहले स्टडी किया होगा काफ़ी डिटेल के अंदर। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम आइसोटोप। सो कोई भी एलिमेंट है कोई भी एलिमेंट ले लें आप, उसको अगर हमारे पास उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन अगर दो दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं और दोनों के प्रोटॉन नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके डिफरेंट है, तो वो बना देते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, देयर फॉर द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें क्या होता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दूसरे एलिमेंट जो दूसरा उनका आइसोटोप होगा, आइसोटोप में दो अगर एलिमेंट हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनका जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट हो जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर उनका सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उनके अंदर सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। अगर दो एटम जो है मिलके अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और दो मॉलिक्यूल जो है जब वो आपस में मिलते हैं तो वो जो कि डिफरेंट एटम से मिल के बने होते हैं दो मॉलिक्यूल। जब वो दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो मिलके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। सो मॉलिक्यूल जो है दो एटम से मिलके बनता है, और जबकि अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड जो है दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उनसे मिलके जो है एक कंपाउंड बन जाता है। अगर हम इसके अलावा बॉन्ड्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा फिजिक्स के अंदर डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो यहाँ पे भी आप इसको थॉरोली स्टडी कर सकते हैं हम लोग। तो डिफरेंट बॉन्ड होते हैं जो कि कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इसमें डिफरेंट कौन कौन से बॉन्ड्स हमारे पास, एक तो कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरा आयनिक बॉन्ड है, और तीसरा हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से जो है ये फॉर्म होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी दो एटम्स हैं उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है, तो उससे जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हमारे पास एक एटम से दूसरे एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांसफ़र होता है। ये स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के दरमियान, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और थर्ड वन जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होता है।
अगर हम बात करें, कंपेयर करें इसको आयनिक बॉन्ड से और कोवलेंट बॉन्ड से, तो ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये अनचार्ज अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर मौजूद होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। सो उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। सो आप जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, हम फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो हम 2-3 चीज़ें मेन पढ़ेंगे। एक तो सिंथेसिस रिएक्शंस देखेंगे, एक सिंथेसिस कैसे होती है, दूसरा ये देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और तीसरा जो है हमारे पास एक्सचेंज रिएक्शन क्या होते हैं। 3 मेन केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में पाए जाते हैं। उसमें फर्स्ट वन है सिंथेसिस, दूसरा हमारे पास है डिकम्पोजिशन, और थर्ड वन जो है हमारे पास एक्सचेंज रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, अगर दो मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है आपस में कंबाइन करते हैं, दो एटम्स हैं, दो सब्सटेंस हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं और वो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको कहेंगे हम सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे हमारे पास दो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड ए और अमीनो एसिड बी, दो हमारे पास अमीनो एसिड हैं और दोनों मिलके जो है एक प्रोटीन का बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमीनो एसिड जो है हमारे पास वो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं। जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो वो बड़ा यूनिट बनाएंगे जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा कोई भी। सो सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि दो छोटे मॉलिक्यूल मिलके, दो छोटे सब्सटेंस मिलके एक बड़ा सब्सटेंस और कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज करता है। वो अगर बड़ा मॉलिक्यूल कोई भी है वो ब्रेक डाउन होती है उसकी, और वो जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल जो है अगर वो स्प्लिट होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम बात करते हैं अ, हमारे पास हैं मौजूद होते हैं ये ग्लाइकोजन का बड़े मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड जो हैं वो जब ब्रेक डाउन होती है उनकी, तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। सो बड़े मॉलिक्यूल जो हैं जब उनके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं तो वो ब्रेक होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर बड़ा मॉलिक्यूल या छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और उसमें डेफिनेटली कोई एनर्जी जो है उसके अंदर यूज़ हो सकती है, और वो ब्रेक डाउन ऑफ दी जो बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करती है, और वो जो है छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड बनाता है हमारे पास एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, तो बड़ा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल जो है एक बड़े पहले सबसे पहले क्या होगा, दो मॉलिक्यूल जो है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल डिकम्पोज होंगे, वो अपने छोटे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और दोनों मिलके वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और वो एक दोनों जो है एक अलग-अलग मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास ए बी एक मॉलिक्यूल है और सी डी सेकेंड मॉलिक्यूल है, सबसे पहले क्या होगा कि दोनों आपस में उनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मीन्स के ए और बी जो है आपस से स्प्लिट हो जाएंगे, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास सी एंड डी है, सी भी अलग हो जाएगा, डी भी अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, ए जो है वो डी के साथ बॉन्ड बना लेता है और बी जो है वो सी के साथ बॉन्ड बनाता है। सो इससे क्या होगा, तो ए बी था और सी डी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू, ए डी और सी डी सी बी। सो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन गए, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, इसमें डीकम्पोजिशन होगी और फिर जो है नेक्स्ट जो है वो सिंथेसिस करेंगे, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन लैक्टेट की विद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है, सोडियम लैक्टेट बन जाता है, साथ में बाइकार्बोनेट जो है ये फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि सोडियम जो है हमारे पास हाइड्रोजन लैक्टेट का जो हाइड्रोजन थी वो वहाँ से स्प्लिट हुई, उसकी जगह पे सोडियम आके अटैच होगी। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले स्प्लिट होते हैं, और वो स्प्लिट होने के बाद दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में एक्सचेंज करते हैं सब्सटेंसेस को, और नए मॉलिक्यूल जो है उसमें फॉर्म होते हैं एक्सचेंज रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट, और वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को यहाँ तो छोटे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर, दो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, या फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो उसको जो है वो उसको छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे एटम जो हमारे बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती थी, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल जो है, कोई भी रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक कम्प्लेक्स कंपाउंड वो ब्रेक डाउन होगा, उसका कम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपाउंड के अंदर, और उसमें जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। जैसे हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। सो इसमें मोस्टली जो है अगर बड़े मॉलिक्यूल जो हैं अगर वो कन्वर्ट होते हैं छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है अगर उसको आप हमारी बॉडी के सेल जो हैं उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर, छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कहेंगे हम कैटाबॉलिज्म। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकंड जो रिएक्शन होते हैं उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बिल्कुल उल्टा है इसका। इसमें क्या होगा कि दो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपस में कंबाइन करेंगे और मिल के जो है एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे, और इसको कहेंगे हम एनाबॉलिज्म। इसमें डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो है इसके अंदर आती है एनाबॉलिज्म के अंदर। आगे हमारे पास आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड को कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मौजूद हो या फिर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा उसको कहेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मौजूद नहीं होता उसको कहते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनकी हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो वाटर जो है हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें H2O है, इसमें ना कार्बन है, ना कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है कोई, ना ही कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। सो इसमें ये बेसिकली क्या है कि इसमें C2C बॉन्ड भी मौजूद नहीं है, C2H बॉन्ड भी मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और वाटर जो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा अबंडेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पोलैरिटी। ये वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर एक सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है और आयनाइज करता है, सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड जो है जब उसको वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, वाटर जो है उसको सोडियम और क्लोराइड आयंस को लहदा कर देता है। सोडियम लहदा हो जाता है पॉजिटिव, क्लोराइड आयन जो है नेगेटिव होते हैं वो लहदा हो जाते हैं। और वाटर जो है वो क्या कर रहा है, सोडियम और क्लोराइड को आयोनाइज कर रहा है। सो पोलैरिटी की वजह से वाटर की पोलैरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंपाउंड्स को आयोनाइज करने में हेल्प करता है और वो सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, कंपाउंड्स को आयोनाइज कर देता है, उनके आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेकंड वन जो है हमारे पास वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। वाटर जो है वो लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट, और इस वजह से क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। इस वाटर का जो अपना टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता ये, क्योंकि क्या वाटर का क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बेसिकली क्या करता है, स्पेसिफिक हीट इसकी बहुत ज़्यादा, अगर तो इससे हीट अब्जॉर्ब करनी है तो हीट अब्जॉर्ब भी कर सकता है ये वाटर। और वाटर जो है हमारे पास अगर तो कोई कोल्ड सब्सटेंस है और एंडोथर्मिक कंपाउंड है तो वो उस रिएक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर वाटर जो है वो हीट को अब्जॉर्ब भी करता है और हीट को गेन भी कर सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। इसलिए इसके अंदर अगर कोई भी कंपाउंड इसके अंदर हल होता है तो वो उसके अंदर स्पेसिफिक हीट इसकी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि इसकी जो अपना टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। इस वजह से एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेन होता है उसमें वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की तो वाटर जो है रिक्वायर्स absorption of significant amount of heat to change water from liquid to gas। सो अगर हम वाटर को हमने लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। वो हीट जब तक नहीं मिलती तब तक वाटर जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। सो इसलिए जो है इसकी एक स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसकी वजह से जो है ये अब्जॉर्ब करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है, और जब वो हीट इस लेवल तक जाती है कि वो टेम्परेचर जो है उस पर वाटर जो है लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं
हाई हीट ऑफ वेपोरेशन मीन्स का मतलब यह है कि इसकी जो हीट ऑफ वेपोरेशन है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। इसको टेम्परेचर चाहिए, एक हाई टेम्परेचर चाहिए। वहाँ पे जाके जैसे हमारे पास पता है कि वो 100 सेंटीग्रेड है, 100 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब तक नहीं जाता तब तक जो है ये वाटर जो है लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। सो इसकी हीट ऑफ वेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम बात करते हैं अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें हमारे पास है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ मौजूद है हमारे सेल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है हमारे सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन जो है हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। आपने एनर्जी बनानी है, हमारी बॉडी ने एनर्जी को रिलीज़ करना है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन जो है जब वो उसको मिलेगी देन ही डीकम्पोज करेगा, रिएक्शंस करेगा, मीन्स के वो एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तभी कन्वर्ट करेगा जब उसको ऑक्सीजन की मिलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे वहाँ बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से फिर वो लंग्स के थ्रू रिमूव हो जाती है। उसके बाद हमारे पास हैं बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये भी बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर एस्टर्स हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। सो हम जब सोल्यूशन जो है, अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे ही कोई सब्सटेंस को हम उसमें डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है इनटू आयंस। उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसको कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिव आयन जो उनको एनायंस कहते हैं। जो एसिड एंड बेस है वो भी जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है जो कि जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होती है। एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ अगर बात करते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करता है। ऐसा कंपाउंड जो कि बॉडी में जाए और वहाँ पे कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा, डिसोसिएट करेगा और वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा, उसको कहेंगे हम एसिड। और ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज़ करेगा, डिसोसिएट करेगा इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको कहेंगे हम बेसिस। सो एसिड और बेस जो है बेसिकली बिल्कुल अपोजिट कंपाउंड्स हैं, और ये भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके अंदर सिंपल है बिल्कुल, एसिड जो है वो कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट, जब वो डिसोसिएट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज होंगे, उसको कहेंगे एसिड। अगर वो कोई कंपाउंड डिसोसिएट होता है और वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज करता है तो उसको कहेंगे हम बेस। सो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है, ये हमारे पास सारे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। सो अगर कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम स्टडी करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी भी आगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास आती है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो है इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास डाइसेक्राइड। अगर दो मोनोसेक्राइड मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं उसको कहेंगे डाइसेक्राइड। और अगर दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे ग्लूकोज के, अगर वो कोई कंपाउंड बनाते हैं उसको कहेंगे पॉलीसेक्राइड। सो इसमें कम्प्लेक्स शुगर भी कहा जाता है इसको, पॉलीसेक्राइड। जो है तीन तरह के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, टाइप्स मौजूद हैं। एक सिंपल शुगर है, एक हमारे पास डबल शुगर है, और थर्ड वन हमारे पास कम्प्लेक्स शुगर। तीन टाइप्स हैं इसकी। कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। सो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद होता है। और ये इनको हम सिंपल वर्ड में, अगर कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे वर्ड हमें सुनने को मिलता है तो वहाँ पे हम कहते हैं शुगर, ग्लूकोज आप कह सकते हैं। सो मोनोसेक्राइड्स इसकी फर्स्ट टाइप है। इसकी मोनोसेक्राइड जो है सिंपल शुगर को कहा जाता है, जो कि कार्बन शॉर्ट कार्बन चेन से मौजूद होती है। 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसमें शुगर, जिसको हेक्सोसिस भी कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा कुछ हमारे पास जो है 5 कार्बन शुगर्स भी मौजूद हैं जिनको हम पेंटोसिस भी कहते हैं, जिसमें राइबोज है और डीऑक्सी राइबोज भी मौजूद हैं, जिनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। सेकंड वन हमारे पास डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। अगर दो शुगर मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं उसको कहेंगे डाइसेक्राइड। अगर दो से ज़्यादा मीन्स के 3 या 4 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है अगर मोनोसेक्राइड मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं उसको कहेंगे हम पॉलीसेक्राइड कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
और ये पॉलीमर से मिलके बने होते हैं, एक चेन ऑफ पॉलीमर से मिलके बने हैं। अमाइनो एसिड जो है इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं। और इसमें हमारे पास असेंशियल और नॉन असेंशियल दो तरह की प्रोटीन्स अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। असेंशियल की बात करें तो 8 अमाइनो एसिड जो हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनको कहते हैं हम असेंशियल अमाइनो एसिड्स। और ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है उनको कहते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। और ये 12 होते हैं। सो 12 आर दी असेंशियल नॉन असेंशियल्स एंड 8 अमाइनो एसिड्स आर असेंशियल। ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती उनको कहेंगे हम असेंशियल, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तो उनको हम बाहर से लेते हैं। और दूसरे जो टाइप हमारे पास है वो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, जो कि हमारी बॉडी जो है खुद ही फॉर्म करती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते इसको, इसलिए इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। थर्ड जो हमारे पास टाइप है जो कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं उनको कहते हैं लिपिड्स। लिपिड जो हैं ये वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये भी फॉर्म होते हैं, और ये लिपिड जितने भी कंपाउंड्स हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। और ये इनका मेन काम क्या है, इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी है हमारी बॉडी को। एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर एनर्जी की बात करें तो ये 3 टाइम मोर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एनर्जी प्रोडक्शन में एनर्जी एक रिचेस्ट सोर्स है हमारे पास एनर्जी का। लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है इसके अंदर हमारे पास आती हैं ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स, जिनको फैट भी कहते हैं। ये लिपिड जो है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स हैं एक हमारी बॉडी के अंदर। बिल्डिंग ब्लॉक्स उनकी हमारे पास ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल से मिलकर जो है ट्राइग्लिसराइड बनती हैं, और फैटी एसिड से मिलकर ये बनती हैं। और ये इनका जो केमिकल नेचर जो है ये फैट है बेसिकली। ये डिफरेंट फैट हमारी फैटी एसिड मौजूद होती है, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं और नॉन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। फॉस्फोलिपिड जो हैं ये फैट्स हैं जो कि सिमिलर, जिनकी जो कि बिल्कुल ट्राइग्लिसराइड की तरह के होते हैं फैट कंपाउंड्स। और इनकी जो वन एंड होता है फॉस्फोलिपिड्स का वाटर सॉल्युबल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो अदर पार्ट है उनका वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसका मतलब है कि एक वाटर लविंग है, एक जो कॉर्नर होता है फॉस्फोलिपिड्स का वो वाटर लविंग है, और जो दूसरा कॉर्नर होता है वो हाइड्रोफोबिक है, मीन्स कि वाटर को लव नहीं करता, फैट लविंग है या वाटर को रिपेल करता है। सो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, हेल्प करते हैं फॉस्फोलिपिड्स भी। आगे हमारे पास आते हैं स्टीरॉइड्स जो हैं ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शन रोल्स के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं स्टीरॉइड। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिपिड से मिलकर बने होते हैं। अगर हम नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ, तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये इनमें फर्स्ट वन है हमारे पास डीएनए, और सेकंड वन है हमारे पास आरएनए। डीएनए को हम सिंपल वर्ड में कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और डीएनए मॉलिक्यूल जो है एक लॉन्ग चेन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें डीऑक्सी राइबोस और फॉस्फेट यूनिट जो आप इसमें मिलके एक लॉन्ग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं डीएनए मॉलिक्यूल। सो इसके अंदर अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो इसमें बेस पेज होते हैं बिटवीन होल्ड द टू चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो इसके अंदर डिफरेंट बेस पेयर्स होते हैं जो कि आपस में इनको जोड़ के रखते हैं। डीएनए फंक्शन जो है इसका मेन क्या फंक्शन होता है डीएनए का, कि ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है ऑफस्प्रिंग तक। मतलब पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन जाती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जाएगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी, वो टोटल जो है डीएनए जीन्स होती हैं इसके ऊपर, जीन्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आरएनए, जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है राइबोस शुगर से मिलकर बना होता है, जिसको हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और साथ में इसके नाइट्रोजन बेस भी मौजूद होती है। सो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ होता है, और उसके अलावा नाइट्रोजन बेस जो है इसके अंदर मौजूद होती है आरएनए के अंदर। सो नाइट्रोजन बेस जो है जो इसके अंदर आरएनए में मौजूद होती है उसको कहते हैं, वो 4 है हमारे पास, उसमें एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 हमारे पास हैं। और यूरासिल जो है इसको थायामीन को रिप्लेस करती है यहाँ पे आरएनए में। अगर हम देखें डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर एडेनिन, थायामीन,
ग्वानिन और साइटोसिन मौजूद होती है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर हमारे पास एडेनिन और यूरासिल होता है। यूरासिल जो है यहाँ पे थायामीन को रिप्लेस कर रहा है। जो हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए के अंदर थायामीन होती है, और लेकिन हमारे पास अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर यूरासिल मौजूद होता है। आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये टेम्पररी कॉपी होती है जीन्स की ऑफ डीएनए कोड, और ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। बेसिकली आरएनए का काम क्या है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके जानी है जीन से राइबोसोम्स के अंदर, और राइबोसोम्स के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो होगी उसमें ये आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं राइबोसोम्स तक, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डीएनए और आरएनए के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं तीनों के अंदर सेम होते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तीनों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद होते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए की जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए के अंदर, और आरएनए में जो है राइबोज शुगर मौजूद होती है। अगर हम डिसिमिलरिटी देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आरएनए जो है, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो यूरासिल होता है, और जो डीएनए होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है थायामीन होता है। ये दोनों जो है ये डिफरेंस होती हैं। सो ये हमारे पास आरएनए में यूरासिल होता है, मौजूद होता है, जबकि डीएनए के अंदर जो है हमारे पास थायामीन जो मौजूद होता है। थायामीन जो है न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आती है एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी जो है हमारे पास कहाँ से मिलती है? बॉडी, हमारे सेल्स जो उनको वर्क करना है, उन्हें काम करना है, उन्हें जितने भी फंक्शन परफॉर्म करना है, उनको फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी उन्हें मिलती है एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये जब ब्रेक होता है तो वो एडीपी के अंदर और फॉस्फेट ग्रुप इसका चेंज होता है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो एटीपी जो है वो केमिकल पाथवे के थ्रू जो है एनर्जी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। 1 एडिनिन जो मॉलिक्यूल है वो, और उसमें 3 फॉस्फेट कंपाउंड जो है इसमें मौजूद होते हैं जो कि एटीपी को बनाते हैं, एक एडेनिन और 3 जो है एडेनिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि एक एडेनिन मॉलिक्यूल है और 3 जो है हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तीनों ये दोनों जो हमें 4 मॉलिक्यूल जो है मिलके एटीपी का कंपाउंड बनाते हैं, और ये एटीपी जो है आगे जब ये ब्रेक होती है तो ये एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो ये मेरे पास टोटल टॉपिक था आज का, जिसमें हमने ये केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में कोई भी आपकी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, और आपने एट दी एंड जो है ये आपने चैनल सब्सक्राइब करना है मेरा, और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।